हेलो एवरीवन। क्लास 10th के साइंस के बैच में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th साइंस में हम आप लोगों को फिजिक्स के बारे में बता रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया है और इसके हम लोग कुछ न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट भी जान चुके हैं। आज का जो हमारा न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है वो रेजिस्टेंस कम्बिनेशन पर बेस्ड है। रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन, ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया हुआ है कि रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की वह इंटरनल प्रॉपर्टी है जिसके कारण वह उसके अंदर फ्लो होने वाले करंट का अपोज करता है। द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर बाय विच इट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और रेजिस्टेंस को आर से लिखते हैं और इसका यूनिट होता है ओम। यह जानकारी आपको पहले से ही है। और जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन दो प्रकार से होता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। बात समझ में आ गई? सीरीज कॉम्बिनेशन में एंड टू एंड कॉम्बिनेशन होता है, इसमें दो रेजिस्टेंस को एक दूसरे के पीछे लगाया जाता है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक दूसरे के पैरेलल रेजिस्टेंस को हम लोग लगाते हैं। आपको बताया गया है कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस लगे होते हैं तो सेम अमाउंट ऑफ करंट इन ईच रेजिस्टेंस, सभी रेजिस्टेंस में सेम अमाउंट की करंट फ्लो होती है सीरीज में। वहीं पैरेलल में क्या होती है कि जो करंट होती है वह ब्रेक हो जाती है, यानी कि सर्किट में अलग अलग करंट का फ्लो होना होता है। तो ये एक पहचान का तरीका भी है रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन में। हमने आपको बताया कि जो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है वो आपका R1 प्लस R2 के बराबर। वहीं पैरेलल में भी हमने आपको प्रूफ करवाया है कि 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इन्हीं फार्मूलों को ध्यान में रखते हुए आप लोग इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको दिक्कत होगी। पहले तो रेजिस्टेंस जान लीजिए। रेजिस्टेंस क्या है? किसी भी वायर की वह इंटरनल प्रॉपर्टी जिसके कारण वह फ्लो होने वाले करंट का अपोज करता है। रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन दो प्रकार के होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने आपको बताया कि दो रेजिस्टेंस को एक दूसरे से ज्वाइंट करते हैं और रेजिस्टेंस में करंट एक दूसरे में सेम फ्लो होती है। या यूँ कहे कि सीरीज कॉम्बिनेशन जिस जिस रेजिस्टेंस के अंतर्गत होता है उनमें एक सर्किट के हिसाब से सेम अमाउंट की करंट फ्लो होती है। वहीं पैरेलल रेजिस्टेंस में करंट बढ़ जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है। ये हमने आपको पहले के कुछ वीडियो में बताया हुआ है। अब हम लोग इसके आगे जानेंगे, समझेंगे कि जो रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन है उस पर सवाल कैसे आपके आते हैं। सबसे पहले तो एक सिंपल सवाल देख लेते हैं। मान लीजिए 5 ओम, 3 ओम और 2 ओम, यह तीन रेजिस्टेंस एक कंडक्टर में लगे हुए और इसका हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर निकालने को कहा जाए तो 5, 3, 8, 2, 10, सीधा सीधा इसका आंसर क्या है? 10। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंतर्गत जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं, सबसे सिंपल हमने आपको पहला एक सिंपल एग्जांपल बताया कि अगर तीन रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो इन तीन रेजिस्टेंस का अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है तो इन तीनों का आप आसानी से सम कर देंगे। 5, 3, 8, 2, 10, तो यह आपका क्या हो जाएगा? सीरीज रेजिस्टेंस हो जाएगा। वही अगर यही सवाल अगर पैरेलल रेजिस्टेंस में आपका होता 5, 3, 2, तो अब जो इसका आपका आंसर होता, 5 को आप 5 नहीं लिखते, 1/R इक्वल टू 1/5 प्लस 1/3 प्लस 1/2। एलसीएम लेते 5, 3, 15, 2, 30, 6, 10, 15, 15, 21, 31/30। ये 1/R की वैल्यू आती, 31/30। इसका रेसिप्रोकल करते R की वैल्यू आती 30/31।
यह आपका क्या होता, आंसर होता। क्लियर है? यानी कि वही 3 रेजिस्टेंस सीरीज में लगाए थे तो 10 ओम आंसर आ रहा था, और अगर आपने पैरेलल लगा दिए तो 30/31 आपका ओम आंसर आ रहा है, यानी कि नियर अबाउट 1.2 के समथिंग आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी रेजिस्टेंस को पैरेलल लगाते हो तो उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू घट जाती है, और रेजिस्टेंस घट जाने के कारण करंट जो है वह ज़्यादा मात्रा में फ्लो होगी, जिससे कि आप अधिक से अधिक सर्किट में करंट में यूज कर सकते हो। बात समझ में आ गई? तो अगर आपको सबसे पहले तो हमने एक दो सिंपल सवाल बताए सीरीज और पैरेलल के, हमने एक ही 5, 3 और 2 को हमने सीरीज में लगा करके बताया तो 10 ओम आपका आंसर आया, और अगर पैरेलल हमने लगा करके बताया तो कुछ आपका 31/30 के अप्रॉक्स में आंसर आया। तो यह आपके कॉम्बिनेशन है जिनको आपको ध्यान देना है। अब ये तो सिंपल सवाल था, अब ऐसी टॉपिक पे आपके कई सवाल हैं कोर्स में हैं, उसको आप ध्यान से देखिएगा, लगाइएगा। हर सवाल में यही कॉम्बिनेशन का फार्मूला या जो पुराने फार्मूले आपने यूज किए हैं उन्हीं का कहीं ना कहीं यूज होता भी है। जैसे एक सवाल हम लोग और देखें, जैसे ये सवाल है, आपसे कहा जाए इस सवाल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए, तो आपको सोचना पड़ेगा कि सबसे पहले जो आपकी करंट आई है वो इस जंक्शन पे 2 पार्ट में ब्रेक हो गई है, I1 और I2, और यही करंट इसके अंतर्गत फ्लो होते हुए यहाँ पर जाकर के मीट कर रही, यानी कि ऊपर वाले 2 में सेम करंट फ्लो हो रहा है और नीचे वाले 2 में सेम करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि यह 2 और यह 2 जो रेजिस्टेंस है यह सीरीज कॉम्बिनेशन में है, और यह वाला 2 भी सीरीज कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर करंट क्या हो रही है, अलग अलग। तो जिसमें सेम करंट है, जैसे इसमें इस 2 ओम में सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रही है, इसलिए ये आप सीरीज में ले लोगे, और जिसमें आपकी करंट अलग फ्लो हो रही है वो आप पैरेलल में ले लोगे। तो यानी कि जब आप ऐसे कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने चलोगे तो 2 और 2 टोटल कितने हो गए, 4, तो उसको हटा करके आप सीधे 4 ओम का एक बना लो, ठीक। और फिर इसको हटाइए, और इसके भी क्या हो गया, आपका सवाल थोड़ा सा चेंज हो गया, 4 ओम आ गया। अब आप क्या कर सकते हैं, ये R1 मान लीजिए, ये R2 मान लीजिए, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो 1/R = 1/4 + 1/4 = 2/4, यानी कि 1/2, यानी कि अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो R की वैल्यू कितनी आ गई, 2 ओम आ गई। तो इस तरीके से हम लोग ये कॉम्बिनेशंस के सवाल को हल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक शॉर्ट ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम है, जैसे 4 और 4, तो इसका आंसर है 4 का आधा कितना आएगा, 2। इसीलिए देखिए 2 ओम आया भी था। अगर ये आपका 8 ओम है और यह आपका 8 ओम है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इसका आंसर कितना आएगा, 4। अगर आपका यह 15 तो आंसर कितना आएगा, 7.5, मतलब हाफ हो जाता है। बात क्लियर है? तो ये आपका क्या है, कॉम्बिनेशन से जुड़े हुए क्वेश्चन है, आपको और भी किताबों में मिलेंगे, इससे थोड़े से टफ भी मिलेंगे। अच्छा, उसमें करंट भी इंक्लूड होगी कि इसी में वोल्टेज भी दे देगा कि 4 वोल्ट है भाई, ठीक। ये आपका 8 ओम हो गया, वोल्टेज दे दिया, आपसे पूछ देगा आई बताइए सर्किट में, रेजिस्टेंस दे दिया, वोल्टेज पूछ दे दिया, आई बताइए। तो पहले तो आप इक्विवेलेंट निकालो, और 8 का इक्विवेलेंट कितना आएगा, क्योंकि पैरेलल में है तो आधा कर देते हैं, यानी कि सर्किट में ये क्या हो जाएगा, 4 ओम। वोल्टेज आपको पता है 4 वोल्ट, रेजिस्टेंस आपको पता है 4 ओम, आई अगर आपसे पूछा है तो I = V/R ओम फार्मूला से 4/4, यानी कि 1 एम्पियर आपका क्या हो गया, आंसर। तो बहुत ही सिंपल से इस टॉपिक से सवाल है, घुमा करके जो भी पूछ दे, हो सकता है अलग अलग रेजिस्टेंस में करंट पूछ दे, तो आप उसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और पूछेंगे।
इसके बाद जो अगला टॉपिक है आपका पावर है, हमने पावर भी बताया हुआ है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट इसीलिए पहले दे दिया था सारा। तो P = V × I, ये पावर का फार्मूला है, P = V × I, या P = E/T W/T V² R I² R। ठीक, तो ये पावर के अलग अलग फार्मूले हैं। और पावर से आपका पूछा यही जाएगा कि एक वायर का वोल्टेज आपका 4 वोल्ट का है, करंट उसकी अगर आपको दे दी जाए 3 एम्पियर, तो वायर का पावर क्या होगा भाई? V दे दिया, I दे दिया, तो 4 × 3 कर देंगे, 4 3 जा 12, और पावर का यूनिट क्या है यहाँ पे? वाट। बात समझ में आ रही? मतलब जो भी आपको फार्मूले दिए हुए हैं, P = VI V² R I² R, इसी में कोई एक टर्म मिस कर देगा और वही आपको क्या करेगा? निकालने के लिए पूछ देगा। तो इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं बहुत ही इजी हैं, सिंपल फार्मूले पर ही हैं। या आपको यह दे दे, एक सवाल और कर सकते हैं कि 100 वाट का जो बल्ब है वो 2 घंटे जलता है, 2 घंटे यूज किया जाता है, तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्चा होगी? P = E/T, यानी कि पावर कितना है? 100 वाट। ठीक, टाइम कितना है आपका? 2 आवर। 2 आवर का मतलब आवर को तुरंत ही आप सेकंड में बदलेंगे, सेकंड में बदलना इसमें जरूरी है। जब आपको हम कॉमर्शियल यूनिट बताएंगे तो वहां सेकंड में नहीं बदलना है आपको, लेकिन यहाँ पर आपको सेकंड में बदलना कंपलसरी है। तो 2 × 60 × 60 7200 सेकेंड, और फार्मूले में रख दीजिए वैल्यू सबकी। P की वैल्यू 100, E की वैल्यू नहीं पता है, टाइम आपका हो गया 7200, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 72 00 और 00, और एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। आंसर आ गया। यानी कि 100 वाट का बल्ब अगर 2 घंटे यूज होता है तो इतनी जूल एनर्जी आपकी क्या होती है? खर्चा। तो पावर से रिलेटेड आपके कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट आएंगे जिनको आपको देखना है, समझना है। और इनसे भी ज़्यादा सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर के बारे में, कि पावर का कॉमर्शियल यूनिट हम लोग किस प्रकार से करते हैं। और ये सवाल आपके कोर्स में आता भी है, और इसमें बाकायदा आपको एक चार्ट भी बनाना पड़ेगा। जैसे एक सवाल है कि 10 वाट के 2 बल्ब, 40 वाट के 3 फैन पर डे, प्रतिदिन 3 आवर, 4 आवर रिस्पेक्टिवली यूज किए जाते हैं। और बिजली का जो प्राइस है, प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो 3 रुपीज पर यूनिट है। तो आपसे मंथली बिल पूछेगा, ऐसे सवाल आपके कोर्स में है। और ये ऐसे सवाल आपने 9th में भी लगाए हुए हैं कि 100 वाट के 2 बल्ब, 40 वाट के 3 फैन, और भी इंस्ट्रूमेंट बढ़ा सकता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और भी बढ़ा सकता है। बल्ब है या फैन है, टीवी भी बोल सकता है, एसी भी बोल सकता है। भाई बल्ब 3 घंटे यूज किया जाता है और फैन 4 घंटे यूज किया जाता है। तो कह रहा है कि प्राइस बताइए। अच्छा, मंथली पूछा है। कभी कभी सवाल में क्या दे देगा? मंथ आपको बता देगा कि अप्रैल है, मई है, जून है। तो आपको याद रखना है कि मई है तो कितने दिन होंगे, जून है तो कितने दिन होंगे, फरवरी है तो कितने दिन होंगे, क्योंकि हम एक दिन का टोटल निकालेंगे और उसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे उनके डेज से। मान लीजिए अगर फरवरी है तो 28 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, एक दिन का बिल निकाल करके उसमें कितने का मल्टीप्लाई? 28 का। ठीक, अगर मार्च है तो 31 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो कभी कभी सवाल में मंथ का नाम दे देता है, तो मंथ का नाम डे पे डिपेंडेंट को बताता है। तो सबसे पहले सवाल में करना क्या है आपको, सीधा सीधा अगर हम आपको बताएं तो ऐसे जो भी सवाल आए उनके लिए आपको एक चार्ट बना लेना चाहिए।
एक बना लेना चाहिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, यहाँ पर कौन कौन से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस थे? फैन थे और बल्ब थे। फैन जो आपके थे, मान लीजिए वो कितने फैन थे? 2 फैन थे। बल्ब 4 थे। ठीक। फैन का जो वोल्टेज था, पहले तो नंबर लिख लिए फैन का, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस नंबर्स। इसके बाद आप क्या कर लीजिए, जो आपका वोल्टेज था एक्चुअल में क्वेश्चन में दिया हो, मान लीजिए फैन का दिया था 50 और बल्ब का कितना दिया था? 30। एक का दिया था ना, तो 52 जा 100 और 43 जा 120। ये सब वाट में है और इसको आप तुरंत किलो वाट में बदल लेंगे, यानी कि इसी में ये सब वाट में है और किलो वाट में बदलने के लिए क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा 0.1 किलो वाट और ये आ जाएगा 0.12 किलो वाट। बहुत ही सिंपल सा काम करते हुए चलना है। क्लियर? और फिर जो है टाइम, मान लीजिए फैन अगर 3 घंटे चलता है और बल्ब 4 घंटे चलता है, तो टाइम उसको लिख लेंगे। टाइम के बाद आप क्या कर लेंगे? किलोवाट आवर लिख लेंगे। देखिए, सबसे पहले ऐसे सवाल में आपने टेबल बना ली। टेबल बनाने से फायदा है कि आपका सवाल इजीली होगा। जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, फैन है, बल्ब है या जो भी चीजें हैं, आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। नंबर्स अगर है 1 है तो 1 लिख लेंगे, 2 है, 3 है, 4 है। वोल्टेज लिख लेंगे, अगर 50 वोल्ट का है तो भाई ये 1 का 50 है ना, और चूंकि यहाँ पर 2 है तो 50 इंटू 2 यानी कि 100 हो गया। 1 का 30 है तो 30 इंटू 4 120 हो गया। ये सब वाट में होगा और वाट को आप क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड दे देंगे, किलो वाट में बदल जाएगा। और ये आपका टाइम है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए 0.3 और 0.48, ये आपका यूनिट आ गया। 0.51 यूनिट आप एक दिन में यूज करते हो। 0.51 यूनिट एक दिन में यूज करते हो। और 0.51 यूनिट अगर 3 रुपए के दाम से अगर इसका पैसा निकालें तो 1.53 रुपीज एक दिन का आता है। क्योंकि ये 1 डे का आपने टोटल पावर निकाला है तो 1 डे का प्राइस आपका आ गया। क्वेश्चन में दिया रहेगा 3 रुपया बिजली है, 4 रुपये यूनिट है, 10 रुपये यूनिट है, आप उतने का मल्टीप्लाई करते हैं। और फिर जो अगर एक मंथली पूछता है तो आप 30 से और इसका और मल्टीप्लाई कर लेंगे। ₹105 पूरे मंथ में अगर आप फैन बल्ब जलाते हैं तो आपका जो टोटल कॉस्ट आता है वो 105 रुपीज आता है। लेकिन ऐसे जो भी सवाल आएंगे उसमें आपका ये टेबल बना करके करना आपके लिए फायदेमंद है। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लिख लीजिए, फैन, बल्ब, कूलर, एसी जो भी है उनके नंबर से लिख लीजिए। हो सकता है फैन 4 हो, बल्ब 3 हो, कूलर 2 हो, एसी 1 हो। उनका पावर जो पावर है एक का फैन का 100 वाट का है, 200 वाट का है, तो अगर 2 होंगे तो 2 का मल्टीप्लाई उसमें करना पड़ेगा। बल्ब होंगे, अगर 10 वाट के बल्ब हैं, 4 बल्ब हैं तो 10 इंटू 4 यानी कि 40 वाट आप लेकर के चलेंगे और उसको तुरंत यही किलोवाट आवर में बदल लीजिएगा। आप ये टेबल बना के अगर सॉल्व करेंगे तो बोर्ड एग्जाम के लिए फायदेमंद ये रहेगा कि कभी कभी क्या होता है ना, इतने ज़्यादा अप्लायंसेस होते हैं कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कब किसको कहाँ जोड़ना बनाना। इसलिए एक टेबल बना दीजिए ताकि वो जो एग्जामिनर जो आपका कॉपी चेकर है, जो कॉपी को जांच रहा है, वो भी देख लेगा कि आपने किया क्या है। वोल्टेज है, आपने उसको किलोवाट में बदल लिया, टाइम सामने लिख लिया। अच्छा, टाइम आवर में ही दिया, अगर मिनट में दिया होता तो उसको भी आवर में बदल करके यहाँ लिखेंगे और फिर आप क्या कर लेंगे, किलोवाट आवर मतलब जो आपका टाइम है और पावर है आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, किलोवाट आवर आ गया। इन सबको यूनिट को जोड़ लेंगे और जो आपका प्राइस है 1 डे का प्राइस यानी कि 1 यूनिट का प्राइस है मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके एक दिन का खर्चा आ जाएगा। एक दिन का खर्चा आ गया तो 30 दिन का खर्चा आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपका ये जो न्यूमेरिकल्स हैं आसानी से हो जाएंगे।
देखिए न्यूमेरिकल क्योंकि बताना बहुत ही कठिन है ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत। न्यूमेरिकल जो है ऑफलाइन के अंतर्गत आपको आसानी से, मान लीजिए कोई डाउट पूछा, कोई नया टाइप का क्वेश्चन पूछा, अब हमको तो जो सबसे सिंपल लगा हमने उसके हिसाब से बता दिया। तो आप लोग जो भी है, अगर आप लोग लगा रहे हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि इस चैप्टर के अंतर्गत जो भी आपको डाउट, अभी तक पूरा चैप्टर हो गया है, आप NCERT एसचन जो भी आपका क्वेश्चंस हैं वो आप हमको डायरेक्ट ग्रुप के जरिए आसानी से पूछ सकते हैं और मैं उनका आपको आंसर भी जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूँगा। और इसके बाद फिजिक्स में आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब हम लोग फिजिक्स के दूसरे चैप्टर को पढ़ेंगे, 2 चैप्टर इसमें पढ़ेंगे और केमिस्ट्री में 2 चैप्टर पढ़ेंगे ताकि कोर्स आसानी से चलता रहे। तो आज के लिए इतना ही।